इसमें अपना क्रॉसिंग का कंसेप्ट पढ़ लो। देखो क्या होता है बेसिकली कि जब क्रॉसिंग वर्ड यूज होता है ना, तो इसके पहले ये समझ लो चेक दो प्रकार के होते हैं। एक ओपन चेक होता है, क्रॉस चेक होता है। ठीक है, जैसे मैं एक चेक बनाता हूँ, इसमें लिख देता हूँ पे टू इतना रुपए, ठीक है, लाइक 1000 रुपीज। अब ये एक ओपन चेक है। अब इसको क्या होगा, जैसे आप बैंकर के सामने प्रेजेंट करोगे ना, आपको काउंटर पे कैश पेमेंट हो जाएगी। और यदि इस चेक पे मैं लेफ्ट साइड में से दो क्रॉस लाइन मार दूं तो ये क्रॉस चेक हो जाएगा। मतलब अब ये ओपन चेक नहीं रह गया है। अब इसको आप बैंक में जैसे लेकर जाओगे, तो आप जब अकाउंट नंबर बताओगे, आपके अकाउंट में ही पेमेंट होगी। तो क्रॉसिंग एक सेफगार्ड मेजर है, जहां पर जब ये दो ऐसे क्रॉस लाइन मार दी जाती है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अब पेमेंट कैश काउंटर पे ना होकर आपके अकाउंट में जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली दो पैरेलल क्रॉस लाइन होती है जो चेक पर लगा दी जाती है, और अक्सर लेफ्ट हैंड साइड में लगाई जाती है। देखो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे। तो क्रॉसिंग मतलब क्या हो गया, बैंक को एक इंस्ट्रक्शन है कि इसके काउंटर पे पेमेंट ना करो, बैंक में ही अकाउंट में पैसा डालना। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो सबसे पहला क्या होता है कि क्रॉसिंग से ना मोड ऑफ पेमेंट बदल जाता है। जब तक चेक ओपन था, कैश पेमेंट आपको बढ़िया हो जा रही थी। अब चेक क्रॉस हो गया तो फ्रॉड वॉरड का चांस क्या हो गया, रुक गया। नेक्स्ट, इससे चेक की जो ट्रांसफरेबिलिटी है उस पर फर्क नहीं पड़ता। चेक आगे भी नेगोशिएबल है, आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, भले वो क्रॉस क्यों ना हो। ठीक है, देन क्रॉसिंग एक तरह का मटेरियल अल्टरेशन है, क्योंकि इससे क्या नेचर बदल जा रहा है। पहले ये चेक ओपन था, अब इसमें क्रॉस हो गया है, मतलब अब इसकी पेमेंट क्या हो जाएगी, ऐसे ही हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मतलब अब अकाउंट में ही पेमेंट होगी। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी और इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब क्रॉसिंग अलग अलग तरह की होती है, जैसे जनरल, स्पेशल, अकाउंट पे, नॉट नेगोशिएबल। जनरल क्रॉसिंग का मतलब होता है चेक में सिर्फ दो क्रॉस लाइन मार देना। इसका मतलब है कि पैसा अकाउंट में जाना चाहिए। अब किस बैंक अकाउंट में है स्पेसिफाई नहीं है, तो अब जो बैंक अकाउंट बोलोगे उसमें बच जाएगा पैसा। फिर आती है स्पेशल क्रॉसिंग। तो स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, ऐसे दो क्रॉस मार के छोड़ दो। कई बार तो क्रॉस भी मत ना मारो, सिर्फ बैंक का नाम लिख दो, जैसे SBI ओनली। इसमें लाइन बनाना भी जरूरी नहीं है। तो इससे पता है कि इंस्ट्रक्शन है कि पैसा कहाँ जाएगा, आपके SBI अकाउंट में ही जाएगा। अकाउंट पे ही लिखने का मतलब है कि दो क्रॉस लाइन के बीच में आप अकाउंट पे ही लिख दो। अकाउंट पे ही लिखने का मतलब पैसा अकाउंट में डाला जाए। ठीक है, और अगर आप इसमें नॉट नेगोशिएबल वर्ड जोड़ दे रहे हो, ये जनरल क्रॉसिंग में भी जुड़ सकता है, स्पेशल में भी, किसी में भी। नॉट नेगोशिएबल लिखने का मतलब ये है कि अब पेमेंट आप ही को होगी, आपके अलावा किसी और को नहीं होगी। ठीक है, क्रॉसिंग कौन कर सकता है, तो ड्रॉवर कर सकता है। ठीक है, मतलब जो चेक बना रहा है। होल्डर कर सकता है, जैसे आप मेरे को चेक बना के दिया तो मैं खुद से क्रॉस लाइन मार सकता हूँ, और बैंकर कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉसिंग का कंसेप्ट हो गया, तो पेइंग बैंकर का कंसेप्ट आता है। पेइंग बैंकर मतलब वो बैंक है हु पेज। तो जैसे आप चेक बना के देते हो, तो बैंक को एक ऑर्डर है कि पेमेंट हो जाए, तो बैंक क्या है, बराबर पेमेंट कर देता है। अब वो पर्सनली तो किसी को जानता नहीं है, तो इसलिए बेसिकली माना जाता है बैंक की कोई लाइबिलिटी नहीं है। सिमिलरली जैसे आप बियरर चेक बनाए, तो भाई जिसके हाथ में आएगा उसको बैंक पेमेंट कर देगा, तो यहाँ पे बैंक की लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, हाउएवर बेसिकली अगर आपने चेक को क्रॉस कर दिया है, तो फिर बैंक जो है वो अकाउंट में ही पैसा डाले, अदरवाइज उसकी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। वैसे अगर चेक स्पेशली क्रॉस है, तो जिस बैंक में बोला गया केवल उसी बैंक में पैसा जाए, किसी और बैंक में ना जाए। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, वैसे ही अगर कोई बैंकर है जिसको क्रॉस चेक दिया गया है, तो जो पेइंग बैंकर है, ठीक है, मतलब जो बैंक पैसा पे करेगा, वो क्या करेगा, जो अकाउंट मेंशन किया जाएगा वहीं पैसा डालेगा, उसके अलावा कहीं और नहीं डालेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलना मत। ठीक है, मान लो अगर चेक पे ड्रॉवर का सिग्नेचर फोर्स्ड है, तो क्या होगा, तो ये माना जाता है कि अगर ड्रॉवर का सिग्नेचर फोर्स्ड है, ठीक है, तो इसमें ये माना जाएगा कि बैंक के पास अगर चेक गया तो बैंक तो पेमेंट कर ही देगा, बैंक प्रोटेक्टेड। वैसे ही जैसे कलेक्टिंग बैंकर की बात करें, तो कलेक्टिंग बैंकर वो है जो आपके लिए पैसा रिसीव करता है। तो अगर आपके लिए पैसा रिसीव करने वाला बैंकर बोला जाए तो कलेक्टिंग बैंकर होता है। अगर धोखे से किसी और के अकाउंट के पैसे आ भी गए, तो कलेक्टिंग बैंकर की कोई लायबिलिटी या जिम्मेदारी नहीं बनती है। बस बैंकर को ये प्रूव करना होगा कि चेक क्रॉस था, अकाउंट में पैसा आया है, ठीक है, कस्टमर के बिहाफ में पैसा कलेक्ट किया गया है, और बैंक गुड फेथ में काम कर रहा था। अब इसके बाद एक्सेप्टर, एक्सेप्टर फॉर ऑनर का कंसेप्ट आता है। सेक्शन 7 एक्सेप्टर का है कि जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर है। अब बनाया जिस पे गया है, पहले उसको उस बिल की लायबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तो एक्सेप्टर है। जब एक्सेप्ट कर देगा तो ड्रॉई कहलाता है। तो एक्सेप्टर मतलब वो होता है जो बिल पे साइन करके लायबिलिटी को एक्सेप्ट करता है।
और एक्सेप्टर फॉर ऑनर वो पर्सन होता है जो बिल को तब एक्सेप्ट करता है जब एक्सेप्टर नहीं कर पा रहा होता। जैसा आपने मुझ पर बिल ड्रॉ किया, शायद किन्हीं कारणों से मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी जगह जो एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर है। मतलब ये जो बिल है उसको डिसऑनर होने से एक तरह से बचाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कैसे एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर किया जा सकता है? तो जो पर्सन जो है ऑनर के लिए बिल को एक्सेप्ट करना चाहता है उसको डिक्लेरेशन देना होगा कि मैं बिल को इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो मेन एक्सेप्टर है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये वैलिड एक्सेप्टेंस कब है? जब कंसेंट दे दी जाए एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर की। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है कि बिल की नोटिंग हो सकती थी, अगर एक्सेप्ट नहीं होता मतलब कोर्ट केस हो सकता था। बिल को एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर वही दे सकता है जिसकी ओरिजिनल लायबिलिटी नहीं बनती है। एक्सेप्टेंस राइटिंग में होनी चाहिए, पूरे अमाउंट की होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर का कंसेप्ट तब आ रहा है जब कोई दूसरा पार्टी लायबिलिटी रखता है बिल पे, बिल ओवर ड्यू हो गया तब एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट आता है। ठीक है, अच्छा राइट एंड लायबिलिटी क्या है? तो जो एक्सेप्टर फॉर ऑनर है वो सारी पार्टीज को बाइंड कर देता है, पेमेंट करनी पड़ेगी अगर ड्रॉ ही नहीं करता है तो। मतलब जैसे ड्रॉ ही पेमेंट नहीं किया तो ये कर भी दिया तो बाद में उसको रिकवर कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक्सेप्टर फॉर ऑनर को पैसा पे करना पड़ गया तो बाकी पार्टी से पैसा मांग सकेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। देन आता है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर वो पर्सन है जिसका नाम चेक पे ओरिजिनली लिखा हो गया है, जिसको पेमेंट करना एंटाइटल है, मतलब जिसको पेमेंट होनी है। ठीक है, जैसे क्या है, अगर मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है तो मैं क्या कहलाऊंगा? उसको होल्डर कहलाऊंगा सेक्शन 8 के हिसाब से। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब वो पर्सन होता है जिसने मुझसे कंसिडरेशन लेकर ये बिल खरीदा है। अब इसको इस पे गुड टाइटल मिलेगा और अगर वो उसको पैसे नहीं मिलते हैं तो मेरे ऊपर बराबर क्या कर सकता है? केस कर सकता है। ये सारे एग्जाम्पल्स जरा ध्यान से पढ़ देना। ठीक है, कैसे बनते होल्डर इन ड्यू कोर्स? तो होल्डर को सबसे पहले वैल्यूएबल कंसिडरेशन दो। जैसे बिल पे मेरा नाम लिखा है पे टू जेके, तो मैं होल्डर हूँ। अब एक्स नाम के पर्सन ने पैसा देकर मुझसे बिल दे दिया तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। तो फिर उसने क्या किया है, जैसे इसने ना, मान लो मिस्टर एक्स ने पैसा दिया और मुझे बिल दिया तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो मतलब मुझे क्या वैल्यूएबल कंसिडरेशन मिल जाना चाहिए, मुझसे कोई पैसा देकर बिल को खरीदा है। दूसरा, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसने बिल को मैच्योरिटी डेट से पहले खरीदा है। तीसरा, गुड फेथ में खरीदा है। चौथा, इंस्ट्रूमेंट एकदम कंप्लीट है। और आखिरी बात ये है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है ना, वो अगर इंस्ट्रूमेंट रिसीव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब इसको पैसा मिलने वाला है। तो उसके प्रिविलेजेस क्या क्या है? तो जैसे अगर इंस्ट्रूमेंट इनकोहेट है, इनकोहेट मतलब इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो बेसिकली ये माना जाता है कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? इसको फिल कर सकता है और फिल करने के बाद क्या है, इसकी पेमेंट निकलवा सकता है। ठीक है, पर्सन साइनिंग एंड डिलीवरिंग टू अनदर अ स्टैम्प बट अदरवाइज इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट इज डिबार्ड फ्रॉम asserting as against a holder in due course that instrument has not been filled in accordance with authority given by him, the stamp being sufficient to cover the amount। ठीक है, कुल मिला के अगर आपको अधूरा इंस्ट्रूमेंट भी दे दिया गया है तो आपने तो पूरा पैसा दिया ना, तो आप इंस्ट्रूमेंट का पूरा पैसा क्या कर सकते हो? रिकवर कर सकते हो। ठीक है, वैसे अगर बिल फिक्टिशियस भी है, फिक्टिशियस होने का मतलब ये है कि ड्रॉवर अगर एक फिक्टिशियस पर्सन है और उसने अगर एंडोर्स कर दिया है कि इसको होल्डर इन ड्यू कोर्स को, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स देन अगेन पेमेंट दे सकता है उसको। ये मतलब नहीं है जिससे उसने दिया है वो फिक्टिशियस पर्सन क्यों ना हो। वैसे अगर मान लो कोई एस्क्रो बिल है, एस्क्रो बिल मतलब जो होता है जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। ठीक है, मतलब जिसकी पेमेंट ना होने पर पैसा जब्त हो सकता है, तो वो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिल सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर कोई अनलॉफुल कंसिडरेशन लेकर बिल सेट किया गया है, दिया गया है, तो बेसिकली यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स अपने डिफेंस में बात कह सकता है कि उसने तो पैसा गुड फेथ में दिया था तो उसको फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद आता है कि अगर ओरिजिनल वैलिडिटी को लेकर डिस्प्यूट हो जाए कि इंस्ट्रूमेंट कितने समय का था, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है इस बात को डिनाई कर सकता है कि इंस्ट्रूमेंट कब बना था, क्योंकि उसको तो गुड टाइटल है। कुल मिला के कहने का मतलब है हर सिचुएशन में होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर आपको तो पैसा रिकवर कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब होता है सही समय पर जब किसी इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट होती है तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाता है। अब इंस्ट्रूमेंट के अपने क्लासिफिकेशन है, जैसे बियरर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो आइदर ब्लैंक होता है जिसमें पेई का नाम नहीं लिखा होता है, या वहाँ पे बियरर वर्ड लिख दिया जाता है मतलब जिसके हाथ में आएगा उसका, या तो इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है मतलब जिसका नाम लिखा होगा ना उसको पे होगा।
वैसे इंस्ट्रूमेंट इनलैंड हो सकता है जो इंडिया में ड्रॉ हो, इंडिया के रेसिडेंट पे ड्रॉ हो, वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे एक बिल वाराणसी पे ड्रॉ हुआ है, ठीक, जोधपुर के रेसिडेंट पे, ठीक है, तो बेसिकली ये तरह क्या कहलाएगा तुम्हारा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। सिमिलरली फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो इंडिया के बाहर पे हुआ है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो ये इसके लिए ज़रूरी बातें क्या है, बिल कहाँ बना है, इंडिया के बाहर बना है, ठीक है। किस पर बना है, कोई ऐसा पर्सन इंडिया का रेसिडेंट होगा या नहीं भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इंडिया का रेसिडेंट है, भले पेमेंट इंडिया में हो या ना हो। बात ये है कि ये बना इंडिया के बाहर है, इसलिए ये फॉरेन बिल है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये माना जाता है कि अगर कोई एक बिल है जो फॉरेन बिल की कैटेगरी में आता है, मतलब फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक है, तो जैसे इंडिया में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जो पेनल्टीज लगती है उस पर भी लगेगी। पर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का थोड़ा सिस्टम अलग है। जैसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ठीक है, वो ए ने बनाया था बर्कले में, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% था, और इसे एक्सेप्ट बी ने किया जो वॉशिंगटन में रहता था, जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था। फिर इस बिल को इंडिया में एंडोर्स कर दिया गया, जहाँ ये डिसऑनर हो गया। अब जैसे बिल पे एक्शन ली गई है, ठीक है, ठीक, तो इस पे कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा, 6 की 15, तो इसमें जवाब है 6, क्योंकि बी कहाँ रहता था, वॉशिंगटन में, वहाँ क्या इंटरेस्ट था, 6% था। लेकिन अगर मान लो ए के ऊपर अभी केस किया जाए, ए के ऊपर केस किया जाए, तो इंटरेस्ट 15% ए को पे करना पड़ जाएगा। तो ये आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सीख लेना है, इससे एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दोबारा सुन लो, ए ने बनाया है किस पे बिल, बी पे। ए जहाँ रहता है वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, बी जहाँ रहता है 6% है। बी ने इसे एंडोर्स किया सी को, सी रहता है इंडिया में, तो अगर सी अभी केस करेगा बी पे तो 6% ब्याज भरना पड़ेगा, सी केस करेगा ए पे तो उसको 15% ब्याज भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर बारी आती है इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट की। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जो इनकम्प्लीट नेचर का है, जो अधूरा है, जिसमें कोई ना कोई कॉलम या लाइन या स्टैम्प ब्लैंक है, उसे इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अगर आप इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट बनाओगे तो आपके ऊपर आ जाती है पर्सनल लाइबिलिटी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका एग्जांपल पढ़िए। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट वो है जिसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, जिसको कुछ भी ट्रीट किया जा सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या चेक, उसे हम लोग बोलते हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अच्छा, अगर सेक्शन 18 बोलता है कभी ऐसा होता है कि किसी चेक वेक में फिगर अलग दिखा है, अमाउंट अलग दिखा है, तो क्या मानेंगे, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि जो चीज फिगर में लिखी है वो सही मानी जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी पेमेंट ऑन डिमांड होती है, मतलब शो करने पर होती है, उसे डिमांड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और जिसकी पेमेंट आफ्टर अ फिक्स पीरियड या आफ्टर साइट या फिक्स डे पे होती है, या फिर एक इवेंट पर होती है, उसे टाइम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आफ्टर साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है जब दिखाएंगे तब पेमेंट होना। मैच्योरिटी पीरियड मतलब वो पीरियड है जब बिल की पेमेंट होनी है। कभी भी याद रखना, अगर कोई टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें 3 days ग्रेस का दिया जाता है, ठीक है। जब हम ये मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है 3 days ग्रेस का उसमें आपको लेना होगा, ठीक है, इसको भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना है 29 जनवरी को, ठीक है, 1 महीने बाद पे होगा, तो 1 महीने बाद का मतलब क्या होगा, 28 फरवरी, और उसके बाद 3 दिन गिन लोगे, 3 मार्च। ये बात मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना। पहले इतना पढ़ के दो, फिर आगे और भेज रहा हूँ।